प्रारंभिक सभ्यता के इतिहास यानी कि हड़प्पा सभ्यता का इतिहास है, उससे जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोत, इस स्रोत की जानकारी हम आपको पहले ही दे चुके हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी जो हमें मिली है वो किन किन माध्यम से मिली है, हम आपको पहले भी चर्चा कर दिए थे। बताइए, जैसे कि वेद के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से, पुराण, स्मृति है ना, लौकिक साहित्य, जीवनी और विदेशी यात्रियों के विवरण। वहीं अगर बात करें तो अभिलेख, स्मारक, मुद्रा जिसको सिक्का उक्का बोलते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो इन सब चीजों के माध्यम से हमको प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई है। बात कुछ समझे कि नहीं समझे? चलिए, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो विभिन्न स्रोत हैं, अगर आपसे कोई पूछ दे कि प्राचीन भारतीय इतिहास का विभिन्न स्रोत का नाम बताइए तो क्या क्या बताइएगा आप लोग? सिक्का बताइएगा, और बताइए महाभारत, रामायण बताइएगा, और क्या बताइएगा? महाभारत बताइएगा, लौकिक साहित्य बताइएगा, विदेशी यात्रियों का विवरण बताइएगा, है कि नहीं, अभिलेख बताइएगा, स्मारक बताइएगा, मुद्रा बताइएगा, ये सब है। चलिए, तो आइए जानते हैं हम लोग विस्तार से इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए। मानव की विगत का मतलब बीता हुआ विशिष्ट घटनाओं का ही दूसरा नाम इतिहास है। सही बात है। अगर आपसे पूछे कि इतिहास किसे कहते हैं, तो बीती हुई बातों का जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको हम लोग इतिहास कहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का साधन क्या क्या है भाई? पुराण है, इतिवृत्त है, आख्यायिका है, धर्मशास्त्र है, अर्थशास्त्र है। इन सब चीजों के माध्यम से हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेद के बारे में। आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो आपको वेद है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है कि आर्य समाज का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो क्या है? वेद। आर्य समाज का जो सबसे प्राचीनतम मतलब होता है सबसे पुराना, तो सबसे पुराना ग्रंथ जो है वो आपको वेद है। चारों वेदों में इतिहास की सामग्री मिलती है, स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास है। चलिए, अब हम लोग रामायण और महाभारत में प्रवेश कर चुके हैं। रामायण से तात्कालिक राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। अब जैसे रामायण का आप अध्ययन करते हैं तो रामायण मतलब राम के समय में, भगवान राम के समय में राजा दशरथ जो थे, उनके समय जो राजा थे, राजा जनक थे, उन सब के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते कि नहीं करते हैं? आप गीतें भी सुन रहे होंगे कि राजा जनक के समय में जो है आपको, है कि नहीं, जो एक बर्तन जो एक बार खा लिया जाता था तो उस बर्तन में दोबारा नहीं खाता था। मतलब इसका मतलब समझ सकते हैं कि आपको जो सो आर्थिक स्थिति से वो सब क्या थे? सुखी संपन्न थे, बहुत ही मजबूत थे। तो वही कह रहा है कि रामायण के माध्यम से हम लोग को राजनीति के बारे में भी जानकारी मिलती है ना, है ना, समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है ना, और धर्म के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस तरह से बहुत सारी जानकारी इकट्ठा होती है। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास जी हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाभारत पुराने जमाने के धर्म, राजनीति और समाज पर प्रकाश डालता है। तो महाभारत से किन किन बातों की जानकारी मिलती है बताइए? राजनीति के बारे में, है कि नहीं। रामायण में और महाभारत में जैसे कि कृष्ण भगवान और जब कौरव और पांडव का युद्ध हुआ था उसमें राजनीति हुआ था कि नहीं हुआ था, है कि नहीं। तो वही बात है, राजनीति के बारे में, समाज के बारे में और धर्म के बारे में हमको ज्ञान प्राप्त होता है। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। महाभारत पुराने जमाने के धर्म, राजनीति और समाज पर प्रकाश डालता है। इसके बाद जो है आपका पुराण और स्मृतियां, इसके बाद पुराण आते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 18। पुराण की संख्या कितनी है? 18। पुराण की संख्या आपको 18 है। पुराणों में नंद वंश, शुंग वंश, कन्नव वंश, आंध्र वंश और गुप्त वंशों की वंशावलियां भी प्राप्त होती है। यानी कि पुराण के माध्यम से जो है आपको विभिन्न राजाओं के बारे में, विभिन्न राजाओं के जो है आपको राजवंश के बारे में, वंशावली के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। अगला है आपको लौकिक साहित्य। अब लौकिक साहित्य के बारे में भी हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं। देखिए, राजतरंगिणी को यदि भारतवर्ष का प्रथम महाग्रंथ कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। तो अगर प्रश्न में कभी भी ऐसा रहे कि भारतवर्ष का प्रथम महाग्रंथ किसको कहा जाएगा? राजतरंगिणी को। राजतरंगिणी को याद रखिएगा। और किन के द्वारा लिखा गया राजतरंगिणी? कलहन के द्वारा। किसके द्वारा? कलहन के द्वारा। भारतवर्ष का प्रथम महाग्रंथ किसको कहा जाएगा? राजतरंगिणी को। इसकी रचना 1149 ईस्वी में। अगर आपसे पूछे कि राजतरंगिणी की रचना कब हुई है? 1149 में। राजतरंगिणी की रचना की कब हुई है? 1149 ईस्वी में राजतरंगिणी की रचना हुई है। इसके बाद है आपको अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। अर्ध ऐतिहासिक का मतलब क्या हुआ बताइए आप लोग? मतलब पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं, आधा ऐतिहासिक ग्रंथ, है कि नहीं। इसमें पाणिनि की अष्टाध्यायी, यानी कि यहाँ से एक प्रश्न क्लियर हुआ कि अष्टाध्यायी जो है यह भी एक ग्रंथ है। और यह ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया भाई? पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक ब्राह्मण ग्रंथ है। अगर आपसे पूछे कि अष्टाध्यायी क्या है तो कहेगा कि यह एक ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसमें मौर्य के पहले और बाद की जानकारी
प्राप्त होती है। कहने का मतलब अष्टाध्यायी से हमें क्या क्या प्राप्त होती है, तो मौर्य समाज के पहले की जानकारी और मौर्य समाज के बाद की जानकारी प्राप्त होती है हमको। क्या चीज से? अष्टाध्यायी के माध्यम से। अष्टाध्यायी किन के द्वारा लिखा गया है? और राजतरंगिणी किन के द्वारा लिखा गया है? कब लिखा गया है? 1149 में। राजतरंगिणी कब लिखा गया है? और भारतवर्ष का प्रथम महाग्रंथ किसको कहा जाएगा? राजतरंगिणी को आ जाएगा। आइए इसके बाद है आपको जीवनियां। छठा पॉइंट भी जरा हम लोग पढ़ते हैं। जीवनियों से भी काफी इतिहास प्राप्त होता है। सही बात है, जब आप किसी राजा की जीवनी को पढ़ते हैं तो उससे हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है कि नहीं होती है? होती है, बिल्कुल होती है। वानभट्ट के द्वारा लिखी गई हर्षचरित, देखिए हर्षचरित जो है आपको जीवनी है। किसकी जीवनी है? हर्ष, राजा हर्ष की जीवनी है। और जब हर्षचरित को हम लोग पढ़ते हैं जो कि वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है, तो हमको हर्ष के राज के शासनकाल की जानकारी, शासनकाल की पद्धति, इन सब बातों की जानकारी मुझे मिल जाती है। उनकी क्या क्या उपलब्धि रही और उनके प्रारंभिक जीवन और दिग्विजयों की भी उपलब्धि, दिग्विजयों का वर्णन भी आपको जीवनी के माध्यम से मिल जाता है। जैसे लिखा जाता है ना कि जीवनी में कि जैसे कि अभी आप पढ़े थे कृष्णदेव राय के बारे में, तो कृष्णदेव राय की जीवनी के बारे में आप क्या पढ़े थे कि वो अपने जीवन काल में जितने भी युद्ध लड़े सब में सफल रहे, सभी में सफल ही रहे, किसी में भी असफल नहीं हुए। इसलिए याद रखिएगा कि जीवनियों के माध्यम से राजा के उपलब्धि और राजा के जीवन और दिग्विजयों के बारे में भी वर्णन मिलता है। कालिदास के कई नाटकों का अध्ययन कर सकते हैं, इनसे इतिहास का अच्छा परिचय मिलता है। आइए अब है आपका विदेशी यात्रियों का विवरण। ये भी आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कि इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है कि नहीं? इब्न बतूता के द्वारा जो लिखा गया है, जैसे कि अगर हम बात करें रेहला पुस्तक की, तो रेहला जो है इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है और इस रेहला के माध्यम से मुझे इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो वही बात है। इसी तरह से अगर हम बात करें अलबरूनी के द्वारा जो लिखा गया था तहकीक-ए-हिंद, उससे भी हमें इतिहास की जानकारी इकट्ठा होती है। आइए जानते हैं हम लोग आगे। भारतीय इतिहास की सामग्रियों को जुटाने में इतिहासकारों का काफी सहयोग रहा है। जैसे मेगास्थनीज और मेगास्थनीज के द्वारा क्या लिखा गया है बताइए आप लोग? मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखा गया है। फाहियान, ह्वेनसांग आदि अलबरूनी जिसके समान भारतीय सभ्यता, संस्कृति और कला कौशल में रुचि रखने वाला शायद ही कोई दूसरा विदेशी था। पुरातात्विक सामग्री को 3 भागों में बांट दिया गया है। याद रखिएगा, पुरातात्विक सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है? ये ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। पहला भाग है अभिलेख, और अभिलेख तो जान ही गए, जो कि धातु पर, मिट्टी के बर्तन पर और पत्थर पर खुदवाए जाते हैं, खुदवाकर लिखे जाते हैं, उसको अभिलेख कहते हैं। स्मारक और मुद्राएं, यानी कि पुरातात्विक सामग्री को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अभिलेख, दूसरा भाग है स्मारक और तीसरा भाग है आपको मुद्राएं। तीसरा भाग क्या है? मुद्रा। बताइए पुरातात्विक सामग्री को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन सा भाग है? अभिलेख, स्मारक और मुद्राएं। अभिलेख जो है प्राचीन भारत की शिलाओं, धातुओं, गुफाओं आदि पर प्राचीन लोगों ने लिख दिया। शिला मतलब आपको पत्थर का जो बड़ा बड़ा भाग होता है उसको शिला बोला जाता है। धातु तो समझते ही, और गुफा पर भी आपको जो है सो अभिलेख लिखा जाता था, और उसके माध्यम से हमें बहुत सारी इतिहास की जानकारी मिलती है, जो कि अभी के लिए वह अमिट है। अमिट का मतलब कभी मिटने वाला नहीं है, किंतु अशोक के पहले का कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं होता है। अशोक के पहले का कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार इसके बाद जो है आपको इसी प्रकार समुद्रगुप्त की प्रशस्तियों से दिग्विजयों का वर्णन मिलता है। आइए अब हम लोग जानेंगे अगले पॉइंट स्मारक के बारे में। तो पहले मुझे ये बताइए कि पुरातात्विक सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है? सही बात है, पुरातात्विक सामग्री को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा भाग है? सबसे पहले है अभिलेख। सबसे पहले क्या है? अभिलेख है। सबसे पहले अभिलेख है, दूसरा जो है आपको स्मारक है, और तीसरा जो है आपको मुद्राएं। आगे है आपको स्मारक। प्राचीन स्मारक जो आज धरती के नीचे उत्खनन में प्राप्त किए इनसे इतिहास पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है। इसका जीता जागता उदाहरण विभिन्न प्रकार के नए भवन, राजप्रसाद, सार्वजनिक हॉल, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, समाधि, मूर्ति, चित्रकार आदि की असंख्य वस्तुओं से मिलता है। स्मारक का मतलब क्या होता है? जानकारी है आप लोगों को? नहीं है जानकारी तो समझ लीजिए। जैसे कि कोई मर जाते हैं और उनके जगह पर जो हम लोग कोई मकान टाइप पर बना देते हैं, उसको ही हम लोग कोई मंदिर टाइप पर बना देते हैं, मस्जिद टाइप पर बना देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्मारक कहते हैं। तो कहता है कि स्मारक, बहुत सारे स्मारक जो आपको प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरा तत्व को कितने भागों में बांटा गया? अभिलेख, स्मारक और मुद्रा। याद रखिएगा, ये सब आपको पुरातत्व में ही आता है। तो ये जो स्मारक है आज धरती के नीचे उत्खनन में प्राप्त किए गए, इनसे इतिहास का पूर्ण प्रकाश पड़ता है। इसका जीता जागता उदाहरण विभिन्न प्रकार के नए भवन है। अब जैसे दरभंगा महाराज का भवन है, दरभंगा महाराज का भवन है,
इसके बाद बहुत सारा आपको अंग्रेज के जमाना के म्यूजियम में आप जाइएगा तो सामान सब रखा हुआ होता है। तो इन सब से हमको इतिहास की जानकारी मिलती है कि नहीं मिलती है? यस सर। बिल्कुल मिलती है। ठीक है। सार्वजनिक हॉल, विहार, मठ, क्षेत्र, मठ समझते हैं कि नहीं समझते हैं? जहाँ साधु संत मतलब रहते हैं उसको मठ बुलाता है। स्तूप, स्तूप तो जानते ही हैं, बौद्ध धर्म में जो था स्तूप। समाधि, समाधि आपको जैसे आपको बताते हैं तपस्या करते करते जो वहीं पर मर गए। वो मर नहीं गए, उसी तरह से वो रह जाते हैं, तो उसको समाधि का। समाधि का मतलब सिंपल तौर पर ये समझिए जैसे आप भगवान के नाम को जप कर रहे हैं और जप करने के दरमियान अगर आपके सामने शेर भी आ गया तो आपको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कहने का मतलब समाधि जो होता है ना, समाधि में आपको हिम्मत बढ़ता है, होश बढ़ता है। चाहे आपके सामने आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, पत्थर आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने पूजा पाठ में अपने नाम जप करने में लगे हुए हैं तो उसको ही समाधि कहा था। क्या कहता है? समाधि। समाधि कहा था। बात समझ में आया? चलिए, मूर्ति समझते ही हैं, चित्रकारों को तो समझते ही हैं। आदि की असंख्य वस्तुओं में मिलता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाइयों ने हमारे सामने हजारों वर्ष पीछे का इतिहास उपस्थित कर इतिहास का एक नया परिच्छेद जोड़ दिया। झांसी के देवगढ़ मंदिर, अगर आपसे पूछे कि देवगढ़ मंदिर कहाँ पर है झांसी में। और झांसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। नालंदा में बुद्ध की मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति नालंदा में, उसको स्पष्ट कर इतिहास के रिक्त अंक की पूर्ति करते हैं। चलिए, मुद्राएं की अगर हम बात करें तो भारतीय सम्राटों की मुद्राओं का भी कम महत्व नहीं है। मालय गणराज, कौन सा गणराज है? माले गणराज। मालय गणराज एवं सातवाहन राजाओं का इतिहास मुद्राओं से भी प्रकाशित हुआ है। समुद्रगुप्त की मुद्राओं से हम कह सकते हैं कि वह ब्राह्मण धर्म मानता था और बीना तथा संगीत में रुचि रखता था। समुद्रगुप्त के बारे में ये बात तो आपको पहले ही बता दी है कि उनके सिक्कों पर बीना बजाता हुआ जो प्राप्त हुआ था। इससे क्या क्या प्राप्त होता है कि वह ब्राह्मण धर्म मानते थे। पहला, ब्राह्मण धर्म मानते थे। दूसरा, संगीत में रुचि रखते थे और बीना बजाने के प्रेमी थे। ठीक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत के इतिहास के विभिन्न स्रोत हैं। तो अगर आपसे सिंपल तरह पूछा जाए कि प्राचीन भारतीय इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं तो आप क्या क्या बताएंगे? बताइए। वेद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियां, लौकिक साहित्य, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियां, है ना, और विदेशी यात्रियों का विवरण। ये सब जो है आपको क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का स्रोत है। और पुरातात्विक सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन से भागों में बांटा गया है? अभिलेख, स्मारक और। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता की आधारभूत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। हड़प्पा सभ्यता की आधारभूत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या थी, ये आपको बताना है। तो चलिए, हड़प्पा सभ्यता की प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। यह विश्व की अत्यंत प्राचीन और मानव उपयोगी सभ्यताओं में गिनी जाती है। यानी हड़प्पा सभ्यता जो है आपको पूरे विश्व में इसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है ना। अपने श्रेष्ठतम और सुनियोजित नगरों, सुव्यवस्थित निवास व्यवस्था, उत्तम नागरिक प्रबंध, सुंदर और उपयोगी कलाओं आदि अनेक विशेषताओं के कारण हड़प्पा सभ्यता की गिनती विश्व के उन्नत और श्रेष्ठ सभ्यताओं में की जाती है। कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसकी चर्चा पूरे विश्व में है। और इसकी चर्चा क्यों है? क्योंकि उनके नगर नियोजन के लिए, जल प्रबंधन के लिए, उत्तम नागरिक प्रबंध के लिए, सुंदर और उपयोगी कला के लिए। बात समझ में आ रहा है ना? इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर के हड़प्पा सभ्यता का स्थान केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फैला हुआ है। आइए जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं की अगर हम चर्चा करें तो पहला आइए कांस्य सभ्यता। अब कांस्य सभ्यता से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वह कांस्यकालीन सभ्यता थी, है ना। कांस्य युगीन कहिए चाहे कांस्यकालीन कहिए, बात बराबर है। इसमें कांस्य काल की सर्वश्रेष्ठ विशेषताएं दिखाई पड़ती है। इसको हम लोग कांस्य सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि कांस्यकालीन सभ्यता थी यह, इसलिए कांस्यकालीन या कांस्य युगीन सभ्यता भी हम लोग इसको कहते हैं। चलिए, अब हम लोग जानते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट है नगर प्रधान अवस्था सभ्यता। कहने का मतलब, नगर प्रधान का मतलब क्या हुआ? नगर प्रधान मतलब हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, शहरी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता एक नगर प्रधान सभ्यता थी। खुदाई से पता चलता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कभी बड़े ही विशाल और सुंदर नगर थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में क्या पता चलता है? बड़ी विशाल और कि सुंदर नगर थे। यह जो है आपको बड़ा नगर था और सुंदर नगर भी था। इसके अंतर्गत हड़प्पा निवासियों ने आश्चर्यजनक उन्नति की थी। कहने का मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वह आपको
बहुत ही ज्यादा सुखी समृद्धि थे। उन्हें नगरीय जीवन की अनेक सुविधाएं प्राप्त थी। उन्हें जो नगर में जो होता है आपको, जैसे कि अभी भी बात करें अगर हम अपने गांव घर में देखिए, सड़क के किनारे नाली बना हुआ है, यस सर, बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में नहीं बना हुआ है। वहीं अगर हम शहर में जाकर के, मधुबनी में जाकर के देखिए, आप दरभंगा में जाकर देखिए, पटना जाकर के देखिए, दिल्ली जाकर के देखिए, आप क्या पाएंगे कि सड़क के दोनों किनारे पर बड़ा बड़ा नाली बना हुआ है और नालियों के माध्यम से ही लोगों का जितना कूड़ा कचरा पानी होता है वो सब नालियों के माध्यम से निकलता है। तो ठीक उसी तरह से आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता में भी आपको नाली बनी हुई थी। और जब नाली बनी हुई थी, इसका मतलब इतिहासकार इस बात की जानकारी इकट्ठा किया कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। क्योंकि शहर के जैसे सुख सुविधा वहां पर प्राप्त हुआ, नाली जो प्राप्त हुआ, इससे शहरी सभ्यता घोषित किया उसको। क्योंकि नाली तो केवल अधिकतर आपको कहां पर देखने को मिलता है? शहर में मिलता है। इसीलिए इसको कहा कि ये जो हड़प्पा सभ्यता था ना, वो कैसा सभ्यता था? शहरी सभ्यता। शहरी सभ्यता था। बात क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को? जल्दी बताइएगा। चलिए, इसके अलावा विशाल नगर थे, पक्के भवन थे। अब देखिए, पक्का भवन कहाँ पर प्राप्त होता है बताइए? पक्का भवन कहाँ पर प्राप्त होता है? होता है कि नहीं? अपने गांव घर में देखिए, अपने गांव घर में कैसा मिलता है बताइए? खपड़ा का मिलता है, झोपड़ी का मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? तो अब देखिए, पक्की ईंट से बना हुआ मकान प्राप्त हुआ, नाली प्राप्त हुआ। ये सब स्पष्ट होता है कि नहीं कि हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता था? बताइए, सही स्पष्ट होता है कि नहीं होता है? चलिए, इसके बाद है सुव्यवस्थित सड़क। अब देखिए, सड़क भी वहां का बहुत ही अच्छा था। सड़क भी बहुत अच्छा था। इसका है आपको नालियां, ठीक है। इसका है स्नानगार के निर्माता और सुदृढ़ शासन व्यवस्था भी वहां की बहुत अच्छी थी। तो इन सब बातों से हमको स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगर प्रधान सभ्यता था या शहर प्रधान सभ्यता। हाँ, बात समझ में कुछ आया कि नहीं आया? ठीक है, अब हम लोग चलेंगे व्यापार प्रधान अवस्था के बारे में जानेंगे। अब देखिए, शहरी सभ्यता होने का प्रमाण कौन कौन सा मिला है? एक तो मिला है आपको नगर प्रधान, और नगर में क्या क्या प्रधानता देखने को मिला था? नाली मिला था, सुव्यवस्थित जो है आपको माने भवन था। और भवन कैसा बना हुआ था? पक्की ईंट का बना हुआ था, जो कि हमारे गांव घर में ये सब बहुत ही कम देखने को मिलता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इन्हीं सब बातों से, जैसे इतिहासकार इस बात की जानकारी दिया कि हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता था, लेकिन अब आप भी इस बात का एकदम कंफर्म रिपोर्ट दे सकते हैं कि हकीकत में हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता था, नगरीय सभ्यता था। बात बराबर है, ठीक है। चलिए, अब है व्यापार प्रधान अवस्था, यानी कि अब व्यापारी का काम ज्यादा कहाँ पर होता है ये बताइए? शहर में होता है। अपने गाँव घर में क्या होता है? खेती बाड़ी होता है। तो जब व्यापार प्रधान है, तो इससे बात स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी। व्यापार प्रधान अवस्था, हड़प्पा सभ्यता व्यापार प्रधान अवस्था थी, सभ्यता थी। उनका आंतरिक और वैदेशिक व्यापार उन्नत अवस्था में थी। अब देख लीजिए, मतलब हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक व्यापार भी होता था और वैदेशिक व्यापार भी होता। आंतरिक मतलब कि जैसे कि जिस नगर में आप हैं उसी नगर में आप मार्केटिंग कर लिए तो उसको हम लोग आंतरिक व्यापार कहेंगे। आप जिस शहर में है उस शहर से दूर कहीं दूसरे शहर से जाकर के व्यापार किए, वो आपको वैदेशिक व्यापार हुआ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बात कर रहा है कि व्यापार प्रधान भी सभ्यता था ये, क्योंकि उस समय देखा गया कि आंतरिक व्यापार भी होता था और वैदेशिक व्यापार भी होता था, है ना। जो व्यापार अपने देश में ही कर लिए वो आंतरिक व्यापार, जो व्यापार हम अपने देश से बाहर किसी दूसरे विदेश में जाकर के किए तो उसको हम लोग वैदेशिक व्यापार कहेंगे। उनके सुमेरिया, ईरान, मिस्र आदि देशों से व्यापारिक संबंध था। किन किन देशों से व्यापारिक संबंध था? सुमेरिया से, ईरान से और मिस्र से। इसके अलावा और भी दूसरे देश थे, बस इतना देश याद रखिएगा, सीरिया, ईरान और मिस्र। और इन्हीं से बातों से स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो आपको व्यापार प्रधान अवस्था थी, प्रधान अवस्था नहीं सभ्यता थी। चलिए, अब है शांति प्रधान सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक शांति प्रधान सभ्यता थी। हड़प्पा निवासियों को युद्ध में रुचि नहीं था। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को युद्ध करने में रुचि नहीं लगती थी। खुदाई में कवच, ढाल, टोप आदि हथियार नहीं मिले हैं। सही बात है। अब एक बात बताइए, अगर खुदाई से प्राप्त होता, जैसे कि आप देखिएगा लड़ाई सब में, जैसे कि आप इसमें देखिए ना, ये क्या कहते हैं, जो मूवी बहुत खर्च करके बना है बाहुबली, तो बाहुबली में लड़ाई जो करता था, एक पकड़ने वाला रहता है ना, यहाँ पर रखे रहता है ऐसे करके, है ना, तो उसी को बुलाता है कवच। क्या बुलाता है? कवच, ढाल, टोप, वही है लड़ाई करने वाला। तो ये सब आपको हड़प्पा सभ्यता के खुदाई में प्राप्त नहीं हुआ। अब जब नहीं हुआ, इससे स्पष्ट इतिहासकार क्या किया है? इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग युद्ध में रुचि नहीं लेते थे, अर्थात शांति प्रधान सभ्यता था वो। कौन सभ्यता?
शांति प्रधान हड़प्पा सभ्यता। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गया ना। अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग युद्ध में रुचि लेते थे, नहीं लेते थे। नहीं, इसका क्या प्रमाण है? तो युद्ध से संबंधित कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हुआ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, जैसे कि कवच, ढाल या टोप, ये सब प्राप्त नहीं हुआ। जो अन्य हथियार धनुष बाण, भाले, कुल्हाड़ी आदि मिले हैं, मतलब धनुष बाण, भाला, कुल्हाड़ी ये सभी प्राप्त नहीं हुआ। उनका प्रयोग आत्मरक्षा के लिए और शिकार के लिए। कहने का मतलब कि ये आपको जो है ना धनुष बाण सब जो प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है, धनुष बाण, कुल्हाड़ी से प्राप्त हुआ है। तो उनका कहना है इतिहासकार का कि इतिहासकार का कहना क्या है कि ये लोग इस चीज का प्रयोग युद्ध में नहीं करते थे, वो अपने आप को सुरक्षा के लिए, जानवर से सुरक्षा के लिए धनुष बाण का, कुल्हाड़ी का और भाला का प्रयोग करते थे। अभी भी सांड जैसे आता है, पारा आता है, तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं? भाला, बर्छी निकाल लेते हैं, नहीं? तो वही बात है। तो अभी हम लोग अपने आप को रक्षा करने के लिए निकालते कि नहीं निकालते हैं? उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता के लोग भी निकाल देते हैं। अगला है समिष्टवादिनी। हड़प्पा सभ्यता समिष्टवादिनी था। अब समिष्टवादिनी का मतलब हम आपको बताते हैं। देखिए, समिष्टवादिनी का मतलब होता है, आपको सबसे पहले समझिए समिष्टवादी का मतलब क्या होता है। समिष्टवादी का मतलब होता है जैसे कि सभी लोग समावेश करके चल रहा था, सभी लोग मिलजुल करके रहता था, सभी लोग इकट्ठा होकर के रहता था। और समिष्टवादिनी का मतलब क्या हुआ कि मतलब जो भी बात बोला जाता था वो सभी के हित में बोला जाता था। बात समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? उसको हम लोग समिष्टवादिनी कहते हैं। और आगे जो हम पढ़ेंगे इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, हड़प्पा प्रदेश की खुदाई में राज सामग्री के स्थान पर सार्वजनिक सामग्री मिली है। अभी जस्ट बताया कि नहीं बताया है? वहां जो भी बात किया जाता था वो सभी के हित में, सभी के लिए। तो वही बात यहाँ पर आ गई ना, सार्वजनिक। सार्वजनिक मतलब सबका। सार्वजनिक सामग्री ही मिली है। विशाल सभा भवन मिला है, विशाल स्टेडियम मिला है। तो अगर कोई सभा भवन है, मान के चलिए जैसे कि 10 को 20 को 1000 लोगों को जो बुला करके हम वहाँ पर मीटिंग कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, तो वो किसी एक आदमी के लिए होगा कि सभी के लिए होगा? सभी के लिए होगा। जब विशाल भवन है तो उसमें एक आदमी नहीं रहेगा भाई। इसके अलावा आपको विशाल स्टेडियम, जो अगर बहुत बड़ा स्टेडियम है, उस स्टेडियम में एक आदमी रहेगा? नहीं रहेगा। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? चलिए, तो विशाल स्टेडियम, और देखिए विशाल स्टेडियम बड़ा स्टेडियम है मान के चलिए, तो इस स्टेडियम में तो एक आदमी तो नहीं खेलेगा। स्टेडियम जानते हैं ना, जैसे इंडिया का या किसी देश का मैच होता है, 2 देशों का, तो उसमें स्टेडियम कितना बड़ा रहता है? किसी एक आदमी के लिए बहुत विशाल। तो वही बात है, जो सार्वजनिक के हित में जो सोचा गया ना, वैसे विचार के व्यक्ति थे। मतलब अपने ही हित में नहीं सोचते थे, सभी के लिए सोचते थे। कौन? हड़प्पा सभ्यता के लोग। विशाल स्टेडियम और स्नानगारों के अवशेष हड़प्पा निवासियों के सामूहिक जीवन, देखिए फिर स्पष्ट हो गया। बड़ा बड़ा स्टेडियम है, बड़ा बड़ा विशाल स्नानगार है, विशाल ये अन्नागार है। तो विशाल का मतलब बड़ा, बहुत बड़ा। और जब ये बहुत बड़ा है तो पूरे समूह के लोग उसको यूज करेगा ना उसका। तो पहले के लोग अच्छे थे कि अभी के लोग? पहले के लोग जो सभी के हित में सोचते थे। आइए जानते हैं अब हम लोग आगे। अगला पॉइंट है आपका सामाजिक और आर्थिक साम्य। देखिए, साम का मतलब होता है आपको होता है समता। साम का मतलब क्या होता है? समता, है ना, मतलब समान, बराबरी। लोकतंत्रीय और शांति प्रधान सभ्यता होने के कारण इस सभ्यता में समानता का स्पष्ट आभास मिलता है। अभी जस्ट चर्चा किए ना समानता का। हम कह रहा है कि लोकतंत्रीय और शांति प्रधान सभ्यता होने के कारण से इस सभ्यता में समानता का स्पष्ट आभास मिलता है। यानी कि लोगों के बीच में क्या देखा गया था? समान व्यवहार, एक समान रूप से सभी लोग जो है अपना जीवन व्यतीत करता था। इसमें बहुत बड़ी सामाजिक और आर्थिक विषमता नहीं थी। अगला पॉइंट है आपको द्विदेवता मूलक। द्विदेवता मतलब समझ में आ गया? 2 देवता नहीं। हड़प्पा निवासियों का धर्म द्विदेवता मूलक था, ये भी याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का धर्म कैसा था? द्विदेवता मूलक। हिंदू निवासी परम पुरुष और नारी के उपासक थे। द्विदेवता मतलब 2, नारी को एक देवता और पुरुष को एक देवता मानते थे। यानी कि नारी और पुरुष 2 देवता हो गए, इसलिए पुरुष और नारी को द्विदेवता मानते थे। यानी कि याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो आपको पुरुष और नारी के उपासक थे। आगे है पुरुष और नारी के चिंतन द्वंद का यह सुंदर दैवीकरण। आइए, इसके बाद जो है द्विदेवता में लोग समझे कि नहीं समझे? पुरुष और नारी को 2 देवता के रूप में मानते थे। वो कौन? हड़प्पा सभ्यता के लोग। ठीक है यहाँ तक। चलिए, अब है लिपि का ज्ञान। हड़प्पा वासियों को लिपि का भी ज्ञान था। हड़प्पा वासियों को लिपि का ज्ञान था कि नहीं? लिपि का ज्ञान था, जिसके माध्यम से वे अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते थे। अपने विचार की अभिव्यक्ति करने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान चलिए लिपि के माध्यम से, जैसे कि अगर कोई गूंगा आदमी है और वो कॉपी पे कुछ लिख देगा तो आप पकड़ लीजिएगा ना कि वो चाहता क्या है। वही बात है कि लिपि के माध्यम से वह अपने विचार की अभिव्यक्ति करते थे। अगला है सुनियोजित नगर योजना।
सुनियोजित नगर योजना का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की एक आधारभूत विशेषता है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा आदि की नगर योजना प्रायः समान है। हड़प्पा नगर के पश्चिम में एक ऊंचे चबूतरे पर गढ़ी या दुर्ग होता था और नीचे टीले पर मुख्य नगर होता था। गढ़ी के चारों ओर ईंटों से बनी हुई एक चार दीवारी होती थी, जिसको हम लोग चहार दीवारी बोलते हैं। उसका शुद्ध नाम क्या है? चहार दीवारी। और यह सुरक्षा प्राचीर था। बात समझ में आया? कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वो नगर किस तरह का था बताइए आप लोग। नगर जो था वो आपको इस हिसाब से बना हुआ था, ठीक है, जो कि सभी के हित में सभी के फायदे की बात होती थी। स्नानगार ही बना हुआ होता था तो सभी के लिए, अन्नागार ही था तो सभी के लिए। बात समझ में आ रहा है? स्टेडियम ही था तो सभी के लिए था। तो यही सब बात आपको हड़प्पा सभ्यता की आधारभूत विशेषताएं थी। इसको हम लोग भली बात ही पढ़े हैं। एक बार पुनः हम हड़प्पा सभ्यता की आधारभूत विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे आधारभूत विशेषताएं थी वह कुछ बातों को लेकर के थी, जैसे कि कांस्य सभ्यता को लेकर के थी। यानी कांस्य सभ्यता में हम लोग क्या देखे थे कि इस समय जो है आपको कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी ना, कांस्यकालीन सभ्यता इसलिए इसको कहा गया। नगर प्रधान, यानी कि नगर प्रधान होने का मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो भी व्यवस्था मिला है वो नगर के जैसे, शहर के जैसे, जैसे पक्की ईंट का मकान, सड़क के किनारे नाली, बात समझ में आ रहा है, और व्यापार करने वाले लोग का जानकारी, ये सब जो प्राप्त हुआ है, व्यापार करने वाले लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। शांति प्रधान अवस्था, स्पष्ट बादनी, सामाजिक और आर्थिक साम्यता, द्विदेवता मूलक, लिपि का ज्ञान और सुनियोजित नगर योजना, इन सब ये सब जो थी वो आपको आधारभूत विशेषताएं थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपके अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे।